मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र SMA गवर्नमेंट PG कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं YouTube पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जनजाति का अर्थ, परिभाषा एवं जनजाति की विशेषताएं। जो अनेक विद्वानों ने जनजाति की परिभाषा इस प्रकार से दी है। वैसे भी जनजातियों को अनेक नामों से जाना पहचाना जाता है। जनजातियों को आदिवासी समाज, आदिवासी, गिरिजन, पहाड़ी आदि नामों से जाना और पहचाना जाता है और भारतीय संविधान में इनको अनुसूचित जनजाति के नाम से पुकारा जाता है। और प्रोफेसर GS घुरिये ने जनजातियों के बारे में एक पिछड़ा हुआ हिंदू कहा है, यानी जनजातियाँ हुए हैं जो पिछड़े हुए हिंदू हैं, यानी बैकवर्ड हिंदूज हैं। उन शब्द का प्रयोग GS घुरिये ने किया है। मजूमदार ने भी जनजातियों के बारे में कहा है कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। ग्लिन और ग्लिन ने भी जनजातीय परिभाषा के बारे में बताया है कि स्थानीय आदिम समूह के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, उसे हम एक जनजाति कहते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि एक जनजाति ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन, व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतर्विभाग के नियमों का पालन भी करते हैं। ये जनजाति का अर्थ और परिभाषा है। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए अनेक विद्वानों के अनुसार जो जनजाति की विशेषताएं, लक्षण है वो इस प्रकार से हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब यानी जनजाति की विशेषताएं। जनजाति की विशेषताएं। जनजाति की विशेषताएं जो इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट है सामान्य भूभाग। सामान्य भूभाग। जनजाति की विशेषताओं में सबसे फर्स्ट पॉइंट है सामान्य भूभाग, यानी जनजातियों का एक सामान्य भूभाग होता है। वो पहाड़ों पर या दुर्गम स्थानों पर निवास करती हैं और उनका एक निश्चित स्थान होता है, वहाँ पर वो लोग बसते हैं और वहाँ पर उनका व्यवसाय करते हैं। और इन जनजातियों का व्यवसाय भी प्रमुख यानी कृषि, पशुपालन एवं वन उपज, यानी जंगलों में जो वन उपज है उनका इनका प्रमुख काम होता है। और ये अपने पहाड़ी क्षेत्रों पे यानी इनका प्रमुख निवास स्थान होता है, एक एरिया होता है, वो निश्चित भूभाग में ये लोग बसे हुए होते हैं। यह अवश्य, लेकिन डॉक्टर रिवर्स ये कहते हैं कि एक जनजाति वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि उनका एक निश्चित आवास हो या सामान्य भूभाग में रहते हों, वो आज कहीं पर भी अन्य जातियों की तरह रहना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी प्राचीन जो काफ़ी पुराने समय से जो चली आ रही है विशेषता, उसमें यह है कि जनजातियों की एक जो सामान्य जो निवास है वो एक निश्चित भूभाग पर होता है। सेकंड विशेषता है सामान्य भाषा। सामान्य भाषा। सामान्य भाषा। ऐसा माना जाता है कि अनेक विद्वानों, प्रोफेसर GS घुरिये एवं गिलिन आदि विद्वानों ने बताया है कि जनजाति जो एक सामान्य भाषा बोलती हैं जो इनकी निश्चित होती है। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वर्तमान समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बातें हो गई कि उनका एक निश्चित भाषा होती थी। आज जनजाति के लोग भी वो क्या है अन्य समाजों या अन्य जातियों की तरह अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन काफ़ी पुराने समय से जो चली आ रही विशेषता के आधार पर हम ये कह सकते हैं क्योंकि एक सामान्य भाषा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, विस्तृत आकार।
विस्तृत आकार। जनजाति, इनका आकार जो काफी विस्तृत है। एक जनजाति कई परिवारों का जो संकलन होता है, यानी उनमें कई वंश हो सकते हैं, कई गोत्र हो सकते हैं, कई भाइयों के दल हो सकते हैं। यही कारण कि इनकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अधिक पाई जाती है, क्योंकि जो एक तरह का जो कुटुंब होता है ये बहुत बड़ा होता है, उसमें कई वंश हो सकते हैं और कई भाइयों के कुटुंब परिवार भी हो सकते हैं। इसलिए इनका आकार भी एक विस्तृत आकार के रूप में अन्य जातियों के बजाय देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है नंबर 4, अंतर्व्यवहार। अंतर्व्यवहार, इन जनजातियों की ये भी विशेषता है कि ये लोग अपनी ही जाति या अपने ही समुदाय के अंतर्गत विवाह करते हैं, किसी दूसरी अन्य जाति में ये लोग विवाह नहीं करते हैं। तो ये भी अंतर जातीय विवाह भी जनजातीय समुदाय या जनजाति की विशेषता पाई जाती है। अगला पॉइंट है नंबर 5, एक नाम। एक नाम यानी जनजाति समुदाय का, यानी कोई भी जनजाति है उनका नाम अवश्य होता है। प्रत्येक जनजाति का कोई नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वो पहचानी जाती है, चाहे उसमें से कोई भी जाति हो, चाहे भील हो या मीणा हो या डामोर हो या ग्रासिया हो। इस प्रकार से उनका नाम होता है जिस समुदाय विशेष के नाम से वो जनजातियां जानी जाती हैं। अगला पॉइंट है नंबर 6, सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति, सामान्य संस्कृति। ऐसा माना जाता है कि जो जनजाति समुदाय है, जनजाति समाज है, जनजाति है, उनकी एक संस्कृति होती है, वो सामान्य होती है, चाहे वो रहन सहन है, खान पान है, विवाह के रीति रिवाज है या उनके व्यवसाय है, उनसे संबंधित उनकी एक संस्कृति होती है। उनमें उनके जो रीति रिवाज है, प्रथा है, लोकाचार है और कला है, धर्म है, जादू, संगीत, जो नृत्य है, खान पान है, भाषा है, रहन सहन, विचार है, मूल्य है, उनमें सभी में एक समानता पाई जाती है, जिसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि उनकी एक सामान्य संस्कृति है, क्योंकि वो अलग हटके उनके जो रीति रिवाज है एक जैसे मिलेंगे आपको। उनके जो प्रथा है, परंपरा है, कला संस्कृति है, सारे उनके एक स्पेशल आपको मिलेंगे। उनसे उनको पहचाना जा सकता है कि ये आदिवासी समाज है। कई बार हम मेले वगैरह में देखते हैं तो आदिवासियों को काफ़ी मेले भरते हैं, तो उनका रहन सहन, वेशभूषा बिल्कुल उससे स्पष्ट लगता है कि ये आदिवासी समाज के लोग हैं, ये जनजाति समाज के लोग हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं तो उनमें भी काफ़ी परिवर्तन हो गया है और वो भी अन्य जातियों की जगह अन्य जातियों की तरह ही अपना जो रहन सहन है वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। अगला पॉइंट है आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता। जनजातियों की ये सबसे प्रमुख विशेषता है कि वे लोग अधिकतर यानी अपने आप में निर्भर हैं, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। वो स्वयं खेती करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, आखेट करते हैं या जंगलों में वन उपज का काम करते हैं। वे मतलब क्या है कि अपना जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने में वो स्वयं यानी वो समर्थ होते हैं और वो जितने भी फल फूल एकत्रित करते हैं या जो भी मतलब क्या पशुओं के लिए जो एकत्रित करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनसे दूध वगैरह निकलता है, तो वो अपनी आवश्यकताओं को खान पान संबंधी सभी आवश्यकताओं को करीब करीब वो पूरा कर लेते हैं। इसलिए भी मतलब क्या है कि आदिवासी या जनजाति समाज की विशेषता एक आत्मनिर्भरता है। अगला पॉइंट है नंबर 8, राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन। वैसे जनजाति समाजों का एक राजनीतिक संगठन भी होता है। एक जनजाति अपना निजी राजनीतिक संगठन होता है, उसमें अधिकांश वंशानुगत मुखिया होते हैं और वो मुखिया ही मतलब कि उनमें किसी प्रकार का कोई तनाव होता है, उत्पन्न होता है, वो भांजगढ़ी के नाम से भी जाने जाते हैं और वो उनका फैसला करते हैं और उनका जो मुखिया होता है वो होता है। लेकिन वर्तमान समय में इस कानून व्यवस्था में उनके जो राजनीति इस समाज लेवल की थी वो काफ़ी फीकी पड़ चुकी है, क्योंकि कानून इस सबके लिए सम्मान है। वो मतलब क्या है कि उसके आधार पर उनको करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मतलब क्या है कि उनका एक परिषद बना हुआ था जिसमें वयोवृद्ध लोग या जो मुखिया थे वो उनमें किसी प्रकार का फैसला करते थे। और लास्ट पॉइंट है नंबर 9, सामान्य निषेध। सामान्य निषेध, सामान्य निषेध।
यानी जनजाति की ये विशेषता है कि सामान्य निषेध, इनके अंतर्गत भी जो खान पान है, जो विवाह है, परिवार है, व्यवसाय है, धर्म है आदि से संबंधित ऐसे बहुत सारे नियम हैं जिनमें वो किसी अन्य दूसरी जाति के साथ शेयर नहीं करते हैं या विवाह के समय, लेकिन आजकल वर्तमान समय करने लगे वो। और खान पान भी मतलब क्या है, उनका एक अपने हिसाब से एक निषेध था कि कहाँ पर खाना खाना है, कहाँ पर नहीं खाना है और कौन सा कार्य करते वक्त खाना खाना या नहीं खाना है। तो ऐसा माना जाता है कि उदयपुर के जो संभाग है इसमें जो भील जनजाति का जो गौरी प्रमुख नृत्य है, उस समय जो गौरी में जो भाग लेने वाले हैं वो जब तक वे लोग मतलब क्या है, उनकी कुछ मर्यादा होती है, कुछ नियम होता है, उसी के हिसाब से वो खाना खाते हैं। तो इस प्रकार से भी मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे निषेध हैं जिनका वो पालन करते हैं। हम आपको अगले व्याख्यान में जनजातियों का जो आगे की जो कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है अनुसूचित जनजातियों की, उसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।